नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट शुरू हुई, लोकसभा शुरू हुई। लोकसभा शुरू होते ही काफी कुछ प्रश्न थे जो आ रहे थे। उसमें नीट था, उसमें बहुत सी और चीजें थी, लेकिन कल बजट के शोर में बहुत सी चीजें दब गई हैं। तो हम लोग भी पहले थोड़ा बजट पे एक बातचीत कर लेंगे और उसके बाद नीट पे भी बात करना जरूरी है, और जिस तरह से अनदेखी हुई है बाकी स्टेट पे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अशोक भाई, सबसे पहले ये झुंझुना है, और अगर ये झुंझुना है तो क्या झुंझुना पाके नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू खुश हैं झुंझुना बजा के? दूसरा, ये केवल 2 स्टेट का मेंशन किया गया, तो बार बार मेंशन करके क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? जरा आपका पहला इंप्रेशन ऑन दीज थिंग्स, ये जो आंध्र प्रदेश और बिहार का के रेफरेंस। देखिए आनंद जी, 2014 के पहले जो बजट पेश हुआ करते थे, वो बजट, एक तो रेलवे का बजट अलग हुआ करता था और बाकी बजट जो पेश होता था वो मंत्रालय वाइज होता था। हर मंत्रालय को कितना आवंटन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनका काटा तो क्यों काटा, ताकि एक मैसेज जाए। उसके बाद जब एनेक्चर आते थे तब पता पड़ता था कि, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो बजट खत्म होते से जो रिएक्शन देने जाते हैं वो बहुत ही सतह तरह के रिएक्शन। मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि बजट के भाषण पे स्टॉक मार्केट तो उछल जाता है, और जब एनेक्चर डिटेल में पढ़े जाते हैं तो स्टॉक मार्केट घर करके नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि मूर्ख बनाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, मूर्ख कैसे बनाया जाता है। कि आपने कहा कि हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको फ्लैट 12%, 12.5% पे किया। लोगों ने ताली बजाई कि चलो भैया अब ये हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। ये इतना मूर्ख बनाया। वो जो पहले आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, स्लैब ज्यादा था, लेकिन उसमें जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था उसका यूज होता था। सिंपल उदाहरण है कि मैंने 1 लाख का एक चीज खरीदी, सोना 1 लाख का खरीदा, और वो मैंने 5 साल बाद 1.5 लाख का बेचा, तो 50,000 रुपए मेरे को कैपिटल गेन हुआ। लेकिन उस समय महंगाई का दर क्या था और आज महंगाई का दर क्या है, उसके अनुरूप उस सोने की कीमत आज क्या है। जो 1 लाख रुपए का सोना मैंने लिया, यदि वो 1,40,000 का आज है, तो मैंने 1,50 का बेचने पे सिर्फ 10,000 रुपए मुझे कैपिटल गेन हुआ, और मुझे 10,000 रुपए पे ही टैक्स देना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, अभी 12.5 फ्लैट कर दिया और वो इंडेक्स वाला क्लॉज ही हटा दिया। मतलब आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि 1 लाख का खरीदा था, 1.5 लाख का बेचा था, तो 50,000 रुपए ये। लेकिन तब सोने की कीमत 1 लाख थी, आज उस सोने की कीमत क्या है। इस महंगाई वाले जो प्रैक्टिकल था, ऐसा इन्होंने कई जगह किया, कई जगह इन्होंने मारा है। अब लोग कहते कि भाई देखो, मुद्रा लोन 20 लाख का कर दिया, 20 लाख का कर दिया, टालियां बजाओ। उसमें क्या है, जिसने पहले 10 लाख का लिया और पूरा वापस किया, उसी को 20 लाख का मिल सकता है, और डिफॉल्टर हो तो कहां से मिलेगा, पुराना चुकाया नहीं तो कहां से मिलेगा। तो ऐसी कई क्लॉजेस है, जब आप डिटेल में जाते हो तो आपको पता पड़ता है मूर्ख बनाया। रही बात आंध्र प्रदेश और बिहार की, देखिए ये 2 बैसाखियों पे सरकार टिकी हुई। इन्होंने उनको कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र भागा क्यों? विशेष राज्य का दर्जा, वो कहते कि भाई तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस कैटेगरी में नहीं बैठते हो। अरे कैटेगरी के हिसाब से कब आपने काम किया? कैटेगरी में तो अडानी भी नहीं बैठता था एयरपोर्ट लेने के लिए और पोर्ट लेने के लिए, और नीति आयोग ने बाकायदा लेटर लिख के कहा था कि भाई इसको कैसा दे सकते हैं अपन, ये तो कैटेगरी में बैठता ही नहीं है। तो आपने कैटेगरी का उठा के कैटेगरी का कागज उठा के फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, बोला आप कैटेगरी नहीं है, अब तो देंगे। तो देने के लिए सब कुछ कर सकते थे। आज से 10 साल पहले मोदी जी बिहार में बोल चुके थे कि हमारी सरकार यदि आती है तो हम आपको विशेष दर्जा देंगे। वो भाषण है अभी मार्केट में, यूट्यूब पे। तब आपने बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए बाल बोला था, या चुनावी जुमला देख के बिहारियों को मूर्ख बनाया था, या आज आप बिहार को मूर्ख बना रहे हैं? 2 में से एक चीज हो सकती है। तो कुल मिला के इन्होंने जो बिहार को दिया, बिहार को विशेष दर्जा देने से होता क्या था, जो केंद्रीय जो योजनाएं होती है उसमें 60% केंद्र फाइनेंस करता है, 40% राज्य सरकार देती है।
विशेष राज्य का दर्जा देने पे वो 10% हो जाता है राज्य का और 90% हो जाता है केंद्र का। तो इनके पास अभी पैसा है नहीं। देखिए ये बिल्कुल पागल हो गए हैं, पैसा है नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं विकास विकास की, ये सब ये है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इनका ओरिजिनल स्थिति क्या है। तो इन्होंने कहा कि हमने आपको बड़ा पैकेज दिया। अब ये पैकेज किस काम का? आपने एक्सप्रेस वे पे 21,000 करोड़ रुपए दिए। मुझे बताइए, एक्सप्रेस कोई भी किसी भी जगह से पटना से 300 किलोमीटर की दूरी पे हर जिला आता है। 300 किलोमीटर के लिए एक्सप्रेस वे नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक्सप्रेस वे बनता है तो दोनों तरफ से बाड़ाबंदी होती है उसकी। तो एक्सप्रेस वे जहां होता है वहां पे दोनों तरफ से कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो नहीं सकती। आप तमाम एक्सप्रेस वे देख लीजिए, और जो हाईवेज है उसके साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती है। तो आपको हाईवे की जरूरत थी, आपने एक्सप्रेस वे देके नक्की कर दिया। पॉइंट नंबर 1, जो उनके किसी काम का नहीं था, उनकी डिमांड भी नहीं थी। दूसरी बात, आपने कहा कि हम बोध गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देंगे। अब वो बोध गया का मंत्री कौन है? एमएसएमई में मांझी। उन्हें सोचा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन सर बोध गया जो है वो उस पृथ्वी का हिस्सा है जहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है। वहां सीमेंट छोड़ के और कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती, और सीमेंट इंडस्ट्री वही लगती है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो आपके बनारस के पास ही सतना है जो मध्य प्रदेश का, वो सीमेंट कैपिटल है देश का, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है। या जलवायु वैसा होना चाहिए। तो सारी टेक्सटाइल मिल पुराने जमाने में समुद्र के किनारे होती थी, क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी होती थी। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी नहीं करनी पड़ती, वैसे ही आर्द्रता रहती है हवा में। तो आज उस कॉरिडोर का क्या होगा? सिर्फ अनाउंसमेंट होगा, डेवलप नहीं होगा। कौन जाएगा मूर्ख वहां पे, और कौन सा उद्योग लेके जाएगा? क्या कॉल सेंटर चलेगा वहां पे? वहां पे आईटी हब बनाने की बात होनी चाहिए थी, जो बिहार के जो दूसरा एरिया है, बिहार का नॉर्दर्न एरिया, सॉरी दक्षिण एरिया, वहां पे हो सकता था कुछ। लेकिन इन्होंने बिहार को मूर्ख बनाया। और ये ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार नहीं जाने, सब जाने हैं। मैंने सुना कि नीतीश कुमार ने जो बीजेपी के सिंपथाइजर थे पार्टी में, उनको बहुत भला बुरा कहा भी। लेकिन नीतीश कुमार कोई एकदम खुद का कदम नहीं उठाएंगे, उसका कारण है अकेले नीतीश कुमार गए या अकेले चंद्रबाबू गए तो ये सरकार गिरती नहीं। इनको कम से कम अपने साथ कुछ लोग लेके जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार इस पे काम करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। नीतीश इज अनहैप्पी। दूसरी बात, बहुत बड़ी विश लिस्ट लेके आए थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को आपको 15,000 करोड़ तो आपने दिया अमरावती के लिए, बाकी डिमांड का क्या हो गया? बाकी डिमांड में आपने कहा कि हम आपको इंस्टीट्यूट से पैसा दिलवाएंगे, मतलब कर्जा दिलवाएंगे। वो सीधा सेंटर से पैसा चाहते था। आंध्र प्रदेश पे वैसा भी कर्जा लदा हुआ है। आंध्र प्रदेश बैंकक्रप्ट स्टेट है, जगन रेड्डी ने उसको बिल्कुल खाली कर दिया था। अब इनको वेलफेयर स्कीम भी चलाना है, कैश ट्रांसफर की स्कीम भी जो अनाउंस की है, वो आपको बाकायदा वादे पूरे करने होंगे। उसके लिए आपको और क्या चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात, यदि मैं बजट पे आऊं मोटे मोटे तौर पे, बाकी राज्यों में तो इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता को पनिश किया। दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीटें बीजेपी को दी। उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि दिल्ली पुलिस का बजट 500 करोड़ से कम कर दिया, जबकि दिल्ली कैपिटल हब है और क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली में साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के लिए या ट्रैफिक दिल्ली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक के लिए एआई इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, वो सारे प्रोजेक्ट अब रुक जाएंगे। उसके बाद आपने एक आध हॉस्पिटल को 80 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, एक आध हॉस्पिटल को 20 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, और टोटल हेल्थ में देखा जाए तो इन्होंने 500-700 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स के भी काटे हैं दिल्ली के। जबकि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आज आपको बेड नहीं मिलता, मारामारी है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, वहां आपने मार दिया। दिल्ली का बजट वैसा कि वैसा रखा। ये दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ साथ है। मध्य प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, 29 सीटें दी, उनको क्या मिला? राजस्थान को क्या मिला? महाराष्ट्र और यूपी को क्या मिला? चलो महाराष्ट्र और यूपी ने कुछ दिया नहीं तो पनिश किया।
टूरिज्म के नाम पे आपने क्या किया? देखिए आनंद जी, मैं बता रहा हूँ आपको, यूरोप के कई देश, यदि आप यूरोप के इकोनॉमी स्टडी करेंगे तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा वेन्यू है, गेटवे है पैसे का। हमारे देश में केरल एक राज्य है जिसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टूरिज्म। नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तब टूरिज्म पे बहुत फोकस करने की बात कर रहे थे, और इस बार टूरिज्म के नाम से क्या किया उन्होंने? टूरिज्म के नाम से 2-3 कॉरिडोर अनाउंस कर दिए। एक गया का कॉरिडोर, विष्णुपथ, एक कोई और कॉरिडोर कर दिया उन्होंने। सब रिलीजन टूरिज्म अनाउंस कर दिया। क्या ये देश में सिर्फ रिलीजन टूरिज्म ही होता है क्या? बाकी टूरिज्म नहीं है क्या? जी। और यदि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। कैसा मुल्क अशोक बना भाई, है? नहीं मैं अशोक भाई टूरिज्म वाले पे एक चीज आपसे समझ लूं, क्योंकि मैं तो भाई, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं इसका क्या, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, पिंडदान भी करता हूँ, पिताजी का सब किया गया में। मुझे जरा एक चीज बता दीजिए, ये जो बार बार हर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का जो इनका एक जुनून है, बिल्कुल मतलब जिद है, विष्णुपाद टेम्पल इन्होंने सबसे पहले नाम लिया था गया में कि उसको ये तीर्थाटन का एक बड़ा बनाएंगे, उसी का कॉरिडोर अनाउंस किया। लेकिन अशोक भाई, विष्णुपाद जो वो है, वहां पे जब आप पिंड लेके जाते हैं तो फाइनली वहीं पे आप समर्पित करते हैं, तो वो तीर्थाटन, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जैसे रवि किशन ने कहा था एक गोरखपुर में जब एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का उद्घाटन था कि यहां जब जलोगे ना, मरोगे तो बड़ा मजा आएगा। तो ये एक पिंडदान आप जहां करने जा रहे हैं, वो तीर्थाटन कैसे हो सकता है? मैं अभी भी जरा इसको पचा नहीं पा रहा हूं, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं, इनके लिए उनको धर्म समझना होगा, परंपराएं समझनी होगी। ये रवि किशन से भी ज्यादा कुपड़ है जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल क्रिमिशन में मरोगे तो आनंद आएगा। अरे जो मरी गया उसको क्या आनंद और क्या दुख? जी। और जिसका आदमी, जिसके घर का कोई जाता है, वो तो दुख में ही पीड़ित रहता है। या चंदन के लकड़ी पे जलाओ, गैस पे जलाओ या इलेक्ट्रिकल में जलाओ, उसने तो अपना खोया है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। उन्होंने सारे एक कोई जैन टेम्पल का कॉरिडोर, राजगिरी एक और राजगीर, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको भी टूरिज्म करने जा रहे हो। ये ऐतिहासिक है और धरोहर है, ये है वो है। मतलब ये इनका दिवालियापन दिखता है टूरिज्म के नाम पे। उसके बाद यदि मैं ओवरऑल थोड़ी सी 2 मिनट में लूंगा आपको इस बजट को, मैं आपको ये इनका टोटल नग्न सत्य क्या है। हमारे देश का टोटल मिल्कियत 2024-2025 की प्रोजेक्टेड 31,29,000 करोड़ है, जो पिछले साल से 4.5 लाख करोड़ ज्यादा है। तो ये 4.5 लाख करोड़ आएगी कहां से? ये 4.5 लाख करोड़ कोई गिफ्ट तो नहीं दे रहा है। सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, इसका मतलब लोगों की जेब से पैसा जाता है। तो सरकार 4.5 लाख करोड़ इस साल जनता के पॉकेट से ज्यादा ले ली पिछले साल की तुलना से। फिर हमारा जो खर्चा है वो 48,20,000 करोड़ है। हमारा जो घाटा है वो करीब करीब 12 लाख करोड़ है। ये मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं जी। लेकिन यदि हमारी मिल्कियत 31,20,000 करोड़ है तो उसमें से 11,62,000 करोड़ हम सिर्फ ब्याज के दे रहे हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि 30 से 35% आपके कमाई का सिर्फ ब्याज में देना पड़ता है, तो आप समझ जाइए आप पे कर्जा क्या है। जब भी मैं कर्जे की बात करता हूं लोगों को लगता है कि यार उठा छुड़ा के वो 200 लाख करोड़ करता है। यह है उसका इंपैक्ट, और ये हर साल बढ़ेगा। इस बार 11,62 है, अगली बार 12,65 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपका लगातार
कर्जा भी बढ़ रहा है जी। इन्होंने राज्यों को ये बोल दिया कि आप 50 साल के लिए कर्जा उठाओ, हम तुमको गारंटी देते हैं। मोदी जी ने 2024 में क्या, 2023 में क्या किया? 50 साल के लिए कर्जा उठाया। आप इमेजिन करिए, मोदी जी ने किया हुआ पाप कौन भुगतेगा? 2073 में जो सरकार होगी वो 2073 की सरकार को जब जवाब मांगेगी जनता, तब वो कहेगी कि भाई आज से 50 साल पहले कोई मोदी नाम का एक प्राइम मिनिस्टर हुआ था, अब उसने बताओ, उसने लिया हुआ कर्जा क्या करूं मैं, देना तो पड़ता है ना, सरकार हूं। अपने पापों का हिसाब कितनी जगह करवाओगे? ऐसा ही हुआ। अच्छा, जब आपने इतना खर्चा किया ही है तो भाई जब पेट्रोलियम पे पैसा बढ़ता है तो आप क्या करते हैं कि हम उस पे, भाई जब भी पेट्रोल पे पैसा खर्चा बात करो तो अंधभक्त कहते हैं कि हम 500 रुपए पेट्रोल देंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, ये जो पैसा है इससे देश की सब सैनिकों के लिए जाता है। अब देखिए देश के सैनिकों के लिए क्या किया इन्होंने। पिछली बार 4,55,000 करोड़ का डिफेंस को आवंटन था, इस बार 4,54,000 करोड़ किया, 1,000 करोड़ डिफेंस का इन्होंने कम किया। ये इनका 500 रुपए लीटर पेट्रोल वालों का जवाब है। एग्रीकल्चर में 1,51,000 करोड़ अलॉट किया, वो 7,000 करोड़ ज्यादा है, तालियां, किसानों के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछली बार 1,69,000 करोड़ थी, वो घटा के 1,64,000 करोड़ कर दी। 25,000 करोड़ रुपए आपने सब्सिडी काटे, तो मार कहां पड़ी? किसानों को ही पड़ी। ऐसे में कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। समग्र शिक्षा में सिर्फ 47 करोड़ रुपए बढ़ा है। आप महंगाई का भी इंपैक्ट देखेंगे तो 47 करोड़ कहीं नहीं लगते। पीएम पोषक योजना में 200 करोड़ कम कर दिए, महंगाई पीक पे है। हेल्थ इंफ्रा में 980 करोड़ कम किए, 7,980 करोड़ थे पिछली बार, इस बार सिर्फ 7,000 करोड़ है। जबकि यहां हमारे यहां हेल्थ सेक्टर चरमरा गया है। आयुष्मान भारत में जिसकी रोज गला पानी पी पी के चिल्ला चिल्ला कर विज्ञापन करते हैं, सिर्फ 100 करोड़ रुपए बढ़ा है। स्मार्ट सिटी, ये तो सर क्लासिक केस है। 2-3 साल पहले स्मार्ट सिटी चल रहा था। पिछली बार स्मार्ट सिटी को 8,000 करोड़ था, जो हम हंस रहे थे कि ऊंट के मुंह में जीरा है। ये तो एक ही सिटी के लिए है काफी, आपने तो 500 सिटी घोषित कर दी है। अब इस बार उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए मात्र 2,400 करोड़ रुपए दिया है, 8,000 करोड़ से घट के। स्वच्छता मिशन 500 को 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, कोई इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं। मनरेगा 90,000 से 88,000 कर दिया। आदिवासियों के लिए बहुत सरकार चिंतित होती है। पिछली बार 4300 करोड़, इस बार 4300 करोड़। महंगाई का कोई इंपैक्ट नहीं। महंगाई का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इसमें मारी खाते हो, मतलब ये कमी घटाई है। और आंगनवाड़ी पोषण आहार, जो आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए या जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको दिया जाता है, वो भी 300 करोड़ घटाया। बताइए, मतलब एक तरफ आप कहते हो कि इन्फ्लेशन फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन की वजह से है, और पोषण आहार में तो फूड ही जाता है। माता जी, निर्मला जी, कौन बताए आपको? अशोक भाई, मैं एक जगह और आपका ध्यान जरा, आपका एक रिमार्क चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी इसकी परतें हैं। जो एक रिमार्क इसलिए जा रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे जब आया परसों, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत को चाइना से एफडीआई लाने का प्रयास करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत उनसे इंपोर्ट करना।
हम चाइना से इस समय हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बुरी तरह से है, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन करोड़ के आसपास है। अब आप चाइना के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, और मैं सिर्फ आपके मतलब दर्शकों की जानकारी के लिए 2022-23 में केवल 3 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था एफडीआई चाइना से, और 21 से 23 के बीच में 56 प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया गया था, अप्रूवल नहीं दिया गया। ये आप चाइना से यहाँ हमारे यहाँ एफडीआई क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? चाइना हमारा हड़पा बैठा हुआ है, चाइना को ये, और कुछ लोगों का कहना है ये सारा बजट जो है उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए, दिनेश वोरा जी कह रहे हैं, तो ये सिर्फ चाइना के लिए ही बना है, चाइना के लिए बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस पे आपकी एक चाहूंगा। चाइना का मोडस ऑपरेंडिस है वो, चाइना पहला अपना पैसा भेजती है, इन्वेस्ट करती है, पैसे के पीछे अपना पहला पैर रखती है, फिर दूसरा पैर रखती है। हमारे पुराणों में कथा है मनु की, जिसने राजा को बोला था मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में पूर्ण आकाश लोक व्याप्त कर दिया। और फिर राजा को कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा ने कहा आप जहां रखो, क्या सब आप ही का तो है अब। उसने कहा आपके सर पे, और उस पे सर पे पैर रख के उसको पाताल में ट्रांसफर कर दिया था। यही चाइना करता है, पहले पैसा भेजता है, पहला पग, फिर खुद जाता है और तीसरा पैर रख के आपको खत्म करता है। लंका को किया, पाकिस्तान को किया, नेपाल होते होते बचा, बाद में ये जो मॉरिशियस वगैरह है वहां पे भी ऐसे ही, मालदीव्स और मॉरिशियस में भी अभी पैर फैलाए उन्होंने। तो आप चाइना से इंपोर्ट भी क्यों करते हो? आप तो बहुत बात करते थे कि चाइना को बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाओगे। आप अल्टरनेटिव क्यों नहीं डेवलप कर पाए? आपके पास 10 साल दिए सरकार, 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आप चाइना के साथ व्यापार नहीं तोड़ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की चाइना के साथ विशेष दोस्ती है। नरेंद्र मोदी जी तब जब मुख्यमंत्री थे तब चाइना के लीडरशिप से बात करके जो चोर उचक्के स्मगलर बंद थे गुजराती, उनको छुड़वा के लाए थे। याद होगा, आपके यहाँ स्टोरी हुई थी 2011। तो ये चाइना के तब से संबंध है इनके। यूं ही नहीं सर, झूला झुला रहे थे उस दिन। तो ये बोलते कुछ है, इनका मुखौटा उतर गया तो ये नंगे हो जाएंगे। अशोक भाई, एक और बहुत मतलब इसलिए वो चिंता की बात है, वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। हम लोग भी उसको भाई, हम और आप बात करेंगे, कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, कितने लोग समझेंगे? ये जो वित्त मंत्रालय है, यही सारा ईडी फीडी का ये सबका बॉस यही है। सीबीआई बस वो होम मिनिस्ट्री में, बाकी ये जितने रेड डालो, ये करो, एनडीपी, ये सब वित्त मंत्रालय है। उसका बजट 4 साल पहले, वित्त मंत्रालय का बजट 11,000 करोड़ था। 2 साल पहले उसको 15,000 करोड़ किया गया, पिछले साल उसको 23,000 करोड़ किया गया, और इस साल उसको 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ वित्त मंत्रालय का बजट किया गया है। अच्छा, ये वो बजट है जिसमें ईडी को जो पैसा दिया जाता है उसका कोई कैग का ऑडिट नहीं होता है, कोई रसीद नहीं मांगी जाती है, कोई ये नहीं बताया जाता है किसको पैसा दिया गया, कहां गया, किस लिए खर्च हुआ, ये कुछ नहीं बताया जाता है। कहा जाता है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए हैं, खुफिया को उसके लिए हैं। मैं थोड़ा आपसे, ये पैसा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बंद हो गया तो ये तो फिर घूम के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के रूप में, मतलब ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का बजट कम हुआ है 300 करोड़ से, 7,000 करोड़, 29,000 से 22,000 करोड़ आ गया, 22,000 पे 7,000 करोड़ हो गया। और इनका इससे क्या है? आप बोलते हो वित्त मंत्रालय का कंट्रीब्यूशन क्या है, मुझे बताइए। ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? ईडी सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए पैसा लेती है और कोई मतलब नहीं उनका। दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? कितना 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग इनकम टैक्स नेट में आ पाए हैं?
पॉइंट नंबर 2, जीएसटी के नाम पे आपके पास जो है और आप कहते हो कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, वो टैक्स कलेक्शन कैसा बढ़ता है? क्योंकि टैक्स जो लगता है वो कीमतों पे लगता है, इकाई पे नहीं लगता। एक शर्ट 100 रुपए की है, 18 रुपए टैक्स है उस पे, तो 100 रुपए की शर्ट बिकने पे सरकार को 18 रुपए मिलेंगे। शर्ट की कीमत 200 रुपए हो गई, एक शर्ट बिकने पे आपको 36 रुपए मिलेंगे। आप ताली बजाते हो, इकोनॉमी आगे जा रही है। शर्ट तो एक ही बिका, 36 रुपए पे कैसी इतना रहे, एक ही को मिला। ये इकाई ड्रिवन नहीं है, ये प्राइस ड्रिवन है। तो महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा, हमारा जीएसटी जो है वो सीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अक्सर आप आंकड़े देख लीजिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी से भी ज्यादा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जिसमें इंपोर्ट का कंपोनेंट है। जो हमारे देश में चीजें आयात होती है उस पे लगने वाले टैक्स से आपका पैसा बढ़ता है। जो आयात पे पैसा कमाए वो सरकार चोर सरकार मानी जाती है। एक तो आप आयात कर रहे हो, अपनी मुद्रा बाहर भेज रहे हो, विदेशी मुद्रा। ये नपुंसकता है जो ज्यादा आयात करता है, कमजोरी है, वित्तीय नपुंसकता करता हूं मैं इसको। इट्स अ फाइनेंशियल इम्पोर्टेंसी इफ imports are more and exports are less. Now another thing, उस पे भी आप टैक्स लगाते हो तो आप धंधा करते हो। बहुत ही गंदी बैंक, बाद में बात करूं तो। और यदि वो पैसा आप ज्यादा बढ़ा के आप कहते हो कि इकोनॉमी आगे चल रही है, अरे जिस देश का इंपोर्ट ज्यादा है और उस पर टैक्स लेके आप कहते हो कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, ताली बजाओ, तो आपकी जैसा कूपड़ कोई नहीं, मूर्ख कोई नहीं। अशोक भाई, जल्दी से मैं एक दो बहुत छोटे छोटे, क्योंकि समय क्या है, एक तो नीट पे थोड़ी बात इसलिए कर ली जाए कि कल एक नीट का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, भाई मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जो ये वो सुप्रीम कोर्ट भी मांग रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ लेकिन सब्सटेंशियल नहीं लीक हुआ, उससे कुछ मतलब अजीब तरह का एक हो दिया। और उसमें बहुत से भक्त लोग ये कह रहे हैं कि देखा देखा राहुल गांधी उल्टी सीधी चीजें उठाते हैं पार्लियामेंट में। मुझे लगता है नीट का मामला बहुत सीरियस रहेगा। आज से 6-7-8 साल बाद अगर जिंदा रहे और किसी डॉक्टर के पास गए तो पूछेंगे जरूर कि बेटा किस ईयर के डॉक्टर हो, क्योंकि अगर इस 2024 के डॉक्टर साहब हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक खटका तो रहेगा ही। ये ओवरऑल जब ये हुआ था, इसको इससे बेहतर ढंग से कुछ किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है नीट में न्यायपालिका फेल हो गई। मैंने कई बार कहा ना कि न्यायपालिका पे मुझे कई बार लगता है कि इनके भी कई बार या तो पब्लिसिटी का कीड़ा लग गया है, या इनको मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी जुडिशियल सिस्टम, आप कमेंट बहुत अच्छे करते हैं, टिप्पणियां बहुत अच्छी होती है, ऑपरेटिव जजमेंट खत्म हो जाता है। किसी आदमी को कहेगा कि क्या कोई आदमी पिछले 3 साल से जेल में है, क्यों नहीं उसको बेल देनी चाहिए, ये उसका हनन है, अधिकारियों का हनन है, और 3 साल से ईडी कुछ नहीं कर पाई, खूब ईडी को जीत मारेंगे। और जब जजमेंट आएगा तो वो कहेगा कि अब इनको बेल नहीं दी जा सकती। तो पहले 2 दिन वाई वाई लुटवाएंगे, ईडी को आईना दिखाया, न्यायपालिका ने फिर से एक बार लोगों का विश्वास जगाया, और जब नतीजा आएगा तो ओंधे मुंह गिर जाते सब। नीट में ऐसा ही हुआ है। नीट में आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, और बेनिफिट ऑफ डाउट यह है कि कुछ जगह हुआ है, सब जगह नहीं हुआ। जी, और वो बेनिफिट ऑफ डाउट में जो गलत डॉक्टर बनेंगे वो कई लोगों की जान से खेलेंगे, और जो सही डॉक्टर बनेंगे उनका करियर आपने बर्बाद कर दिया। जो बन सकते थे वो कल के दिन करियर बर्बाद कर, या पकौड़ा तलेंगे, या जैसा जो प्रधानमंत्री की जो योजना, ये अन्याय हुआ। कोई आपको नीट की एग्जाम लेने में 15 दिन लगते हैं, 15 दिन के अंदर बस नए पेपर आने थे, बाकी सिस्टम वही था। जी जी, वो एक मैं जी होपलेस
मैं होपलेस हो गया था वो नतीजा देख के। मैं अशोक भाई एक जरा चीज आपसे लास्ट पूछ रहा हूं। मुझे हरदम दुख होता है जैसा मोदी जी जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किए पूरे इलेक्शन पर, पूरे साल करते रहते हैं। और अभी तो हद है, जब मोदी जी पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था तो एक तो मोदी जी को रोना धोना बंद करना चाहिए। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी अगर बार बार रोए ना तो फिर थोड़ी अपनी को भी लगता है क्या भाई ये हरदम ही रोते रहते हैं। अब मोदी जी कह रहे थे कि उनका गला दबाया जा रहा था लोग, आखिर ईडी फीडी को लेके वो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं जेल में, और महाराष्ट्र में इतने लोगों को आपने बंद किया, झारखंड में किया, इन लोगों का आप क्या कर रहे थे उनके साथ? मोदी देखिए, मोदी जी वो सज्जन है जो एक फोन पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकते हैं, इजराइल और गाजा में इंटरवेन करते हैं, अमेरिकी के चुनाव इन्फ्लुएंस करते हैं। इतने बड़े तोप खान का, इतने बड़े तुर्रम खान का गला कोई दबा नहीं सकता। तो वो मजाक कर रहे, वो व्यंग कर रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आया आनंद जी। दूसरी बात, इस देश के लोकतंत्र का गला उन्होंने घोटा है, गलत बयानी करके, झूठ बोल के, गलत आंकड़े पेश करके, गलत आरोप लगा के, एजेंसियों का गलत उपयोग करके। जी जी जी। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। जब अब आपको कोई जवाब नहीं, आपके पास सवालों के, तो आप कहते हो कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलो ना भाई। लेकिन यदि आपको पूछा कि भाई प्रकाश सूर्य देता है सही या गलत है, तो आप कहते हो कि रात को मैंने चांद देखा था। फिर से सवाल रिपीट करता हूं, जीवन सृष्टि को सूरज से प्रकाश मिलता सही है या गलत है? मैंने रात को चांद देखा था। फिर तीसरी बार कोई पूछेगा, फिर आखिरी बार पूछते हैं कि जीवन सृष्टि को प्रकाश कौन देता है, सूर्य देता, हाँ या ना? और जैसी मैंने रात को इतना ही बोलते से सारे लोग चिल्लाने लगते, चुप। सवाल कुछ पूछता है, जवाब कुछ देता है, फिर कहते हैं देखो मुझे बोलने भी नहीं देते, मेरा गला घोट देते हैं। ये ऐसी चाइल्डिश बातें, प्रधानमंत्री है इसलिए मैं छिछोरा नहीं कहता, बालिश बातें प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। 56 इंच का सीना है, 290 का समर्थन है। खुल के जवाब दीजिए, क्या करेंगे बेचारे, जवाब भी तो होनी चाहिए। सवाल जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि अब पार्लियामेंट में थोड़ा मामला तेज रहेगा, क्योंकि अब इसकी परतें खुलेंगी। जो बजट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसकी दिशा दशा, उसकी परतें, इंटेंशन, सारा 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 बिल्कुल सारा खुलेगा वो है। बिल्कुल। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू।